इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कौन सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हर टेक्निकल नॉलेज पुरानी हो जाती है। बट एक चीज़ है जो हमेशा काम आती है, और वो है आपकी फाउंडेशंस। इस 15 एपिसोड की सीरीज़ में मैं आपके साथ वो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने एज अ सेल्फ टॉट यूएक्स डिज़ाइनर सीखी है। मैं हूँ अंश मेहरा, एक यूएक्स डिज़ाइनर और स्टोरी टेलर फ्रॉम Zaddle.com, जो कि एक वर्चुअल इवेंट्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में मैं आपको वो सारी कॉमन गलतियां बताऊंगा जो मैंने और शायद काफ़ी ज़्यादा नए यूएक्स डिज़ाइनर्स ने इग्नोर करी है। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल के सारे एपिसोड्स देखे हैं, तो फिर वेट किस बात का। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जब भी आप किसी पॉपुलर डिजाइन सिस्टम की फिग्मा फाइल खोलते हैं तो आपको हमेशा एक बटन्स का एरिया दिखता है, जहां पे उनके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बटन्स होते हैं, पिल्स होती है, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स देखने में ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट उन बटन्स को डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर ऐप की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत कम ऐसी वीडियोस है जो इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके जाती है। तो मैंने सोचा इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अपने बटन्स को कैसे डिक्लेयर किया जाए, एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो वेलकम टू लेक्चर 9 फॉर फाउंडेशंस ऑफ यूएक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले सीखते हैं कि एक बटन एक्चुअली में होता क्या है, एक बटन की एनाटॉमी क्या होती है। बिकॉज ऑफ लाइन हाइट, जब भी आप एक ऑटो लेआउट बनाते हो, बाय द वे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने सारे बटन्स को ऑटो लेआउट में ही बनाओ, सिंपली बिकॉज इट सेव्स मोर टाइम। लोगों को यूजुअली एक कंफ्यूजन होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बटन कहाँ यूज होगा, तो लोग बोलते हैं कि हमें स्मॉल बटन बनाओ, फिर मीडियम बनाओ, फिर बहुत मीडियम बनाओ और इस तरीके से इनको नेम करो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हर बटन में एक लेबल का टेक्स्ट होता है और आप ये डिफाइन करते हो कि इस लेबल के अराउंड क्या क्या पैडिंग होगी, और उस पैडिंग को आप थ्रू ऑटो लेआउट डिक्लेयर करते हो। अब इस बटन में हो सकता है आइकन हो सकता है ना हो, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेजरली बिकॉज ऑफ लाइन हाइट, अगर आप चाहते हो कि आपका बटन विजुअली इक्वल लगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैडिंग टॉप और बॉटम में रखनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। मतलब कहने का मतलब, अगर आपको अपने बटन को विजुअली इक्वल दिखाना है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ लाइन हाइट जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर पहले से होती है, ये जो एक्सटर्नल लाइन हाइट होती है, ये जो फिगर्स हो सकता है ये ज्यादा हो फ्रॉम योर टॉप एंड बॉटम पैडिंग। तो राइट साइड पे मैंने यहाँ पे अपना पैनल खोला हुआ है इस ऑटो लेआउट में, जहां पे 8 पिक्सल पैडिंग है टॉप एंड बॉटम में, और लेफ्ट एंड राइट पे 16 पिक्सल। तब जाके ये बटन एक्चुअली में इक्वल दिखता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला है जहां पे सिर्फ लेबल है, इसके अंदर आइकन एंड लेबल है, और इसमें भी आइकन एंड लेबल है, बट आइकन हमारा राइट साइड पे है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप जो आइकन पैक यूज करते हो वो भी इस चीज पे बहुत प्रभाव डालती है कि आपकी पैडिंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड में मेरे पास इक्वल पैडिंग है लेफ्ट एंड राइट पे, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा नैरोअर दिखेगा, यानी इस पार्ट से। बट यही अगर आप राइट साइड पे 4 पिक्सल पैडिंग एक्स्ट्रा डाल दो, जो अब आपकी टेक्स्ट की साइड है, यहां पर अगर आप एक्स्ट्रा पैडिंग डाल दो तो विजुअली अब चीजें इक्वल दिख रही है। दोनों बटन्स आपके सामने, आपको फर्क तो दिख ही रहा होगा। तो क्या होता है कि अगर मैं अपने ऑटो लेआउट में 20 पिक्सल कर दूं, यानी 4 पिक्सल एक्स्ट्रा डाल दूं, तो मेरा बटन एक्चुअली में यूनिफॉर्म दिखता है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, लाइक विजुअली बैलेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ आइकन पैक्स में जो आपका फ्रेम होता है वो तो यूनिफॉर्म होता है, तो इट डजंट मैटर कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है या हैमबर्गर है या प्लस है या माइनस है, जो उनका आइकन फ्रेम होता है वो तो स्टेबल होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। बट अंदर का जो वेक्टर होता है वो चेंज होता रहता है। तो जैसे इस केस में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा स्पेस है, या यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है। इस एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से हमारे को विजुअली लगता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो आइकन पैक डिसाइड करने में भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने आइकन पैक्स डिसाइड करो, ये एक्चुअली बटन से पहले होता है, आपके जितने भी इनपुट फील्ड्स है उससे पहले आपको आइकन पैक बनाना होगा। तो 3 चीजें होती है जो आपको डिस्कवर करनी होती है। डिस्कवर नहीं, एक्चुअली आपको ये कंसिडर करनी होती है। पहला होता है कि इट इज ऑलवेज बेटर
कि इसकी एक फिग्मा कम्युनिटी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल हो। जो आइकन्स आपने चूज करने हैं उसकी फ्रीली ओपन सोर्स फिग्मा कम्युनिटी फाइल ऑलरेडी हो, वरना आपको सारे एसवीजीज अपने लोकल कंप्यूटर से बार बार उसको फिग्मा में डालना पड़ेगा, उनकी नेमिंग कन्वेंशन सोचनी पड़ेगी। बट ये सारा एफर्ट स्किप हो जाता है अगर आप ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ओपन सोर्स आइकन पैक को इंपोर्ट करो। डिजाइनर्स के लिए तो ये बहुत इजी हो गया, बट अगर आपको अपनी डेवलपर्स की जिंदगी आसान करनी है तो उस पैक में एनपीएम वैलिडिटी होनी चाहिए। एनपीएम पैक से क्या होता है कि कोडर्स थोड़ा सा कोडिंग करके उस पैक को बहुत इजीली आपके डेटाबेस में इंपोर्ट कर लेते हैं, वरना जब भी आपको एक नया आइकन बनाना पड़ेगा, आपके डेवलपर्स को इंडिविजुअली उन एसवीजीज को इंपोर्ट करके अपने कोड के डेटाबेस में डालना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगेन बहुत झंझट होता है। अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आप एक नॉर्मल से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसा आइकन पैक यूज करो जो एनपीएम के साथ कंपैटिबल हो और फिग्मा कम्युनिटी पे ऑलरेडी पब्लिश्ड हो। तीसरा ये कि आपके आइकन पैक में सॉलिड एंड लाइन दोनों होने चाहिए। जैसे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एग्जांपल है, ये है आपका सॉलिड, क्योंकि आप नोटिस करो इसमें सब कुछ फिल हुआ है। बट इसी का एक और वेरिएंट होता है जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें सिर्फ आउटलाइन होती है। तो ये दोनों वेरिएंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर केस में आप ये फिल वाले आइकन्स नहीं यूज कर सकते, बहुत भारी लगने लग जाता है आपका बटन। अब समझते हैं कि हर एक बटन की डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है, क्योंकि मान लिया कि हर बटन में मेरे पास लेबल टेक्स्ट और आइकन है और ये रीअरेंज हो सकते हैं, बट विद इन दिस बटन अलग अलग स्टेट्स होती है एक बटन की। तो एक तो हो गया मेरा डिफॉल्ट स्टेट की, ये जो सीटी है ये ओरिजिनली कुछ ऐसा दिखता है। फिर आती है मेरी हवर स्टेट की, जब आप अपने कर्सर को इस बटन पे लेके जाते हो तो ये बटन कैसा दिखता है। ये सब इंटरैक्शंस आपके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और लाइवली बना देती है, वरना चीजें बहुत बोरिंग रहती है। तो क्या होता है कि एज अ यूआई डिजाइनर इन छोटी छोटी इंटरैक्शन से आप यूजर को फीडबैक देते रहते हो, और वो फीडबैक उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा और एंगेजिंग बना देता है। तो एक और ऑप्शन होती है प्रेस्ड। ये तब आता है जब आप हवर करने के बाद अपने बटन पे क्लिक करते हो। जब आप बिल्कुल आपका जब क्लिक पे उंगली होती है तो 1 सेकंड का वो जो गैप होता है, वहां पर भी एक स्टेट आती है और उसको कहते हैं प्रेस्ड स्टेट। फिर आती है आपकी फोकस स्टेट। अभी भी अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, अगर आप टैब की प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे, तो आपको रियलाइज होगा कि अलग अलग चीजें हाईलाइट हो रही है। तो क्या होता है कि बिना माउस के कर्सर को छुए भी आप टैब की से अलग अलग एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट सीटीएस होते हैं वो फ्रॉम वन सीटीए टू अनदर आप अपनी टैब की प्रेस करके वहां पे हॉप कर सकते हो। तो ये होती है फोकस स्टेट। और फिर एक होती है आपकी डिसेबल्ड स्टेट की। लेट कर लो कि आपके में बैलेंस नहीं है, तब भी आप कोई चीज चेकआउट करो तो आप चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो बटन क्लिक ही नहीं कर सकते। वो वहां है बट आप क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर सम रीजन कोई एरर है, कुछ भी है। हो सकता है एक फॉर्म हो और उसमें कोई मैंडेटरी फील्ड हो जो आपने फिल नहीं करी है, तो वो जो सबमिट का बटन होगा वो डिसेबल्ड होगा और वहां पे एक एरर आ जाएगा कि भैया पहले ये फील्ड लिखो फिर ये सबमिट बटन एक्चुअली में इनेबल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओरिजिनल जो बटन है वो तो ऐसा दिखता है, बट हवर स्टेट के लिए मैंने यहां पर एक स्ट्रोक डाल दिया विद लो ओपेसिटी, एक व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल दिया विच इज एट 25% ओपेसिटी। तो ये मैंने इसलिए करा क्योंकि ये अब हर कलर पे, ये चाहे कुछ भी कलर हो, ये स्ट्रोक उस पे हमेशा अच्छा लगेगा ही लगेगा। बट अगर आपका ब्रांड कलर फिक्स्ड है, अगर आपके सारे स्ट्रोक के कलर्स फिक्स्ड है, तो आप इसको 100% पे ही रखो, क्योंकि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि ओपेसिटीज के साथ मत खेलो, हमेशा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आती ही आती है। फिर प्रेस स्टेट में आप नोटिस करो कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी कम कर दी है। तो यहाँ पे अगर 100% ओपेसिटी पे था तो यहाँ पे हो सकता है ये 75% ओपेसिटी पे हो, तो थोड़ा सा एक क्लिक का सेंसेशन आ जाता है। फोकस स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्लो डाला हुआ है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, ये आपकी क्रिएटिव लिबर्टी, आपको जो पसंद आए आप कर सकते हो। और डिसेबल में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो आपका कंपोनेंट है ये बस एक लोअर ओपेसिटी पे आ जाता है। अब हमने इससे पहले के एपिसोड्स में टेक्स्ट स्टाइल्स डिस्कस करे हैं, कलर स्टाइल्स डिस्कस करे हैं, ग्रिड्स और स्पेसिंग्स डिस्कस करी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी पैडिंग और ये सारे कलर्स और ये सारे टेक्स्ट स्टाइल्स आपके उन डिक्लेयर टेक्सटाइल से कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि अपने आप हार्ड कोड कर रहे हो, कुछ भी फॉन्ट साइज चूज कर लिया, कोई भी कलर चूज कर लिया, नहीं। इसीलिए ये पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप बनी है कि आप पहले कलर्स डिसाइड कर रहे हो, फिर टेक्स्ट डिसाइड कर रहे हो, फिर अपने आइकन पैक्स, ऐसे ऐसे करके आपको एक सिस्टमैटिक वे में जाना होगा। तो एनपीएम कंपैटिबल हमने डिस्कस कर लिया, अवेलेबल ऑन फिग्मा डिस्कस कर लिया, टाइप स्टाइल्स, डिफाइंड कलर स्टाइल्स, आइकन पैक, ये सब कुछ प्लीज ऑर्डर में करना, वरना आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब हम आते हैं लेबल्स एंड आइकन्स के साथ। अभी तक हमने ये डिस्कस करा कि डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है, बट अगर हम एक भी बटन को चूज करें तो आप में या तो नो आइकन हो सकता है, या लेफ्ट आइकन हो सकता है,
या राइट आइकन हो सकता है। अब ये मैंने बस सारी स्टेट्स एक एक करके दिखा दिए, तो आपको एक ओवरव्यू दिख गया कि अच्छा मेरे को हर एक कॉम्बिनेशन के लिए वो सारी स्टेट्स फिर से बनानी है। अब हम आते हैं सेकेंडरी बटन्स पे। अभी जो आपने बटन्स बनाए ये थे मेरे प्राइमरी बटन्स, बट जब हम सेकेंडरी बटन्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये आता है कि इन बटन्स पे ज्यादा अटेंशन की नीड नहीं होती, ये हमेशा एक ऑल्टरनेटिव एक्शन के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो हमारे प्राइमरी बटन्स होते हैं, जो उनका कलर होता है वो हमेशा हमारे ब्रांड का प्राइमरी कलर होता है। तो जो कलर हमारे ब्रांड के लिए सूट करता है वहीं पे हम यहाँ पे इसमें फिल डाल देते हैं। ऑफ कोर्स टेक्स्ट भी हमारा कॉन्ट्रास्ट कलर होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों कलर्स हाईली कॉन्ट्रास्ट में हो। तो आप कॉन्ट्रास्ट के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, उनसे आपको चेक करना चाहिए कि मेरे CTS लेजिबल है कि नहीं। पता चले कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एक और कलर है और ये बटन इतना ढीला पड़ रहा है या इसका कलर इतना डल है कि ये बटन दिख ही नहीं रहा है, तो ये कलर और ये कलर कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए। जो टेक्स्ट का कलर है और जो आपके बटन का फिल का कलर है वो कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए, वरना ये बटन लोगों को दिखेगा ही नहीं और फिर इस पूरे सिस्टम का कोई सेंस बनेगा ही नहीं। बट जब हम सेकेंडरी कलर्स, सेकेंडरी बटन्स की बात करते हैं तो वहां पे यूजुअली आपके स्ट्रोक्स होते हैं या हवर स्टेट पे थोड़ा सा फिल होता है, तो यहाँ पे आप ग्रेज या व्हाइट्स यूज करते हो, अपने न्यूट्रल कलर्स यूज करते हो, अपने ब्रांड कलर्स नहीं यूज करते। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका विजुअल डिजाइन कैसे काम करता है। जब आपका सेकेंडरी बटन अपनी डिफॉल्ट स्टेट में हो तो सिर्फ स्ट्रोक और टेक्स्ट ही बहुत रहता है, बट हावर स्टेट के लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई स्पेसिफिक कलर को, जैसे मैंने इस केस में व्हाइट को रखा हुआ है 25% ओपेसिटी, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि किसी भी बैकग्राउंड पे मैं डाल दूं तो ये हमेशा उसके साथ मर्ज कर जाए। वरना इंडिविजुअली भी कोई सटल कलर यूज करना, बहुत भारी कलर मत यूज करना। कुछ लोग फिल कलर भी यूज कर लेते हैं, अपने सेकेंडरी कलर की हावर स्टेट में प्राइमरी फिल ही डाल देते हैं, तो वो ओरिजिनली ऐसा दिखता है और जब आप उस पर हवर करो तो वो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना इंटरेक्शन डिजाइन कैसा करो। बट अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो सबसे बेसिक एग्जांपल है, ये एक्चुअली में सबसे इजी तरीका है अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिक्लेयर करने का। हाँ, अब नोटिस करो कि यहाँ पे जो डिसेबल्ड है वहां पे मैंने इसको सेम रखा हुआ है, इसकी स्ट्रोक को कम रख दिया और टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्राइट पे रखा हुआ है। जब इसकी बात आती है तो हमने थोड़ा सा फिल डाल दिया यहाँ पे। यहाँ से बस अब चीजें ऐड ऑन हो रही है, इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में। ये थी हमारी हावर स्टेट, ये थी मेरी फोकस स्टेट। तो हावर स्टेट से थोड़ा सा एडिशनली करना पड़ता है आपको अपनी फोकस स्टेट बनाने के लिए। ऐसा मत करना कि हावर और फोकस बहुत ही एक दूसरे से दूर हो जाए। फिर लेफ्ट आइकन, राइट आइकन तो आपको समझ आ ही जाएगा, मैंने इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइकन डाला हुआ है। अब टर्शरी बटन्स में एक्चुअली मिनिमम अटेंशन की नीड होती है, तो देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन डू दिस। बट यूजुअली क्या होता है कि अगर हम डिफॉल्ट स्टेट की बात करें तो डिफॉल्ट स्टेट में कोई फिल और कोई स्ट्रोक ना हो तो बेटर रहता है। बट लोग कहते हैं कि भाई अगर आइकन ना हो तो यूजुअली लोगों को लगता है कि ये क्लिकेबल नहीं है, तो व्हाट मोस्ट पीपल डू इज कि वो एक अंडरलाइन डाल देते हैं। अंडरलाइन डालने से आपको ऐसा लगता है कि मे बी इट्स अ हाइपर लिंक, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, तो इट्स जस्ट अ बेटर वे टू मेक थिंग्स इंटुइटिव। मैंने इस केस में नहीं डाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल की तरह इस चीज को रखा हुआ है, तो आप चाहो तो अंडरलाइन डाल सकते हो। वरना मोस्ट केसेस में जब टर्शरी बटन्स की बात आती है तो लोग सिर्फ यही 2 बटन्स रखते हैं जस्ट टू कीप देमसेल्व्स सेफ, क्योंकि आइकन फॉलोड बाय टेक्स्ट थोड़ा सा और क्लिकेबल लगता है। फिर आप चाहो तो हवर्ड स्टेट में अंडरलाइन डाल सकते हो या हवर्ड स्टेट में सिर्फ एक फिल डाल सकते हो। ये मेरा फोकस स्टेट है, ये मेरा क्लिक्ड स्टेट है, ये मेरा डिसेबल्ड स्टेट है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो पिछले बटन्स में भी अगर आप देखते तो आपको रियलाइज होता कि जो फोकस स्टेट है वो हवर स्टेट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। इन मोस्ट केसेस फोकस स्टेट हैज समथिंग एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ योर हवर्ड स्टेट। तो इसमें और इसमें इतना फर्क नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने ग्लो डाल दिया था, इस केस में मैंने ग्लो नहीं डाला है क्योंकि मुझे लगा कि टर्शरी बटन है, तो टर्शरी बटन का जो फोकस स्टेट है वो एक्चुअली सेकेंडरी या प्राइमरी के हवर स्टेट जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें लीस्ट एफर्ट की नीड होनी चाहिए, मिनिमम अटेंशन जाना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम न्यू डिजाइनर्स समझ पाते हैं, एंड दैट इज कि ये बटन्स की जो डिफरेंट स्टेट्स है, मैंने मान लिया कि फिग्मा में मैं इनको वेरिएंट्स के थ्रू डिक्लेयर करता हूँ, बट कोड की साइड पे ये सब चलता कैसे है। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है क्लास और एक है सिलेक्टर। तो जब भी आप अपने CSS में इन बटन्स को डिक्लेयर करते हो तो क्लासेस और सिलेक्टर्स आपको हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए कि भाई ये जो डिजाइन है ये प्राइमरी बटन की हवर स्टेट के लिए है, ये जो मेरा डिजाइन है ये सेकेंडरी के फोकस स्टेट के लिए है। बट ऑफ कोर्स ये बोलना आसान है, जब तक मैं आपको लॉजिकली नहीं समझाऊंगा कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि वो आपका फियर हट जाए। तो एक एग्जांपल यहां पे पिक करते हैं, ये है मेरा प्राइमरी CTA,
विद एन आइकन ऑन द लेफ्ट साइड। तो आपके डेवलपर क्या करेंगे, वो एक क्लास बनाएंगे और क्लास ऐसे डॉट से डिफाइन होती है, उसके बाद ही मेरा क्लास का नेम है, फिर एक ब्रैकेट रहेगा और उस ब्रैकेट के अंदर वो ये सब इसका कोड लिखेगा, इसका कलर ये होना चाहिए, इसका जो फिल कलर है वो ये होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए, या फॉन्ट होना चाहिए, या ये शैडो होनी चाहिए, जो भी है वो इसके अंदर आएगा। तो कोड में उनको समझ आ जाता है कि अच्छा भाई ये मेरी क्लास है प्राइमरी सीटीए की, और इस प्राइमरी सीटीए को मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा। सिमिलरली यही अगर मेरा सेकेंडरी बटन होता तो वो क्लास एक और बनाते, एक सेपरेट क्लास बनाते और फिर उस क्लास का नाम जोड़ते और फिर उसके अंदर सारी वो डिजाइन की बातें डालते जो उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए बनी है। तो हो सकता है कि आपके डेवलपर 3 क्लासेस बनाए, आपका प्राइमरी, आपका सेकेंडरी, आपका टर्शरी। बट अब बात आती है कि डिफॉल्ट, फोकस्ड और जो बाकी सारी स्टेट्स थी वो कैसे बनेगी, क्योंकि वो एक सेकेंड लेयर ऑफ डिक्लेरेशन है, वो एक सेकेंड लेयर ऑफ कस्टमाइजेशन है। तो उस केस में आपके आते हैं सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर कुछ नहीं होता, एक कोलन होता है फॉलोड बाय आप कौन सी स्टेट के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर ये मेरी स्टेट है, ये प्राइमरी सीटीए तो है, बट ये प्राइमरी सीटीए के अंदर भी हवर स्टेट का डिजाइन है, तो वो पहले आपकी क्लास जोड़ेंगे फॉलोड बाय आपका हवर सिलेक्टर और फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक का कोड डाल देंगे, बिकॉज इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रोक ही आया था। तो वो स्ट्रोक फिल, स्ट्रोक ओपेसिटी एंड सो फोर्थ, इस तरीके से वो डिक्लेयर करेंगे। सिमिलरली यही अगर सेकेंडरी सीटीए होता तो वो पहले सेकेंडरी सीटीए की क्लास जोड़ते फॉलोड बाय हवर का सिलेक्टर। तो मैंने डिसाइड करा कि अब सारी वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाए डाइजेस्ट करने में इंफॉर्मेशन। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड दूं, बट प्लीज मैं चाहूंगा ये 3 आर्टिकल्स है जो मैं भी आपको रेकमेंड करने वाला हूँ, इन 3 आर्टिकल्स को जरूर पढ़ना और नोशन पे उनको डॉक्यूमेंट करना। तो लेट्स फिगर आउट ये डॉक्यूमेंट्स, ये आर्टिकल्स कौन से हैं। पहला आर्टिकल है आपका Cloud4 का, विच इज कॉल्ड डिजाइनिंग बटन स्टेट्स, नॉट बटर स्टेट्स, बाय टाइलर स्टिका। आई होप कि मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। जो दूसरा आर्टिकल है वो है मीडियम पे, विच इज बेसिक डिजाइन सिस्टम बटन स्टेट्स बाय स्कॉट ओलिवरी। और तीसरा जो आर्टिकल है वो डिजाइनर्स नहीं पढ़ते, यूजुअली डेवलपर्स पढ़ते हैं, बट एक वेबसाइट है W3 Schools जहाँ पे आप HTML और CSS के बेसिक सीख सकते हो। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इसमें CSS बटन्स के बारे में जरूर पढ़ो, क्योंकि जब आप कोड का साइड देखते हो, जब आप कोडिंग वाला एस्पेक्ट देखते हो, तो एज ए डिजाइनर आप बेटर डिसीजंस लेते हो, आप इजी डिसीजंस लेते हो, ऐसे डिसीजंस जो डेवलपमेंट पे ज्यादा लोड ना दे, स्केलेबल डिसीजंस। तो अब तो क्या होता है कि लोग हाथ से ऐसे करते ही नहीं, यूजुअली कोई ना कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, और आजकल लोग स्टोरी बुक यूज करते हैं। इसका मेंशन मैंने पिछले पेज में भी किया हुआ है, आप प्लीज चाहो तो गूगल पे जाके स्टोरी बुक के बारे में पढ़ो। कुछ नहीं, आप समझो स्टोरी बुक आपको अपने सारे बटन्स और सारे कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इट्स जस्ट एन इजी वे टू मेक श्योर कि हमारे को अपने सारे बटन, सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे दिख जाए। तो स्टोरी बुक हो गया, रिएक्ट JS हो गया, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा गूगल करना शुरू करो। ऑफ कोर्स आगे मैं इन सब पे भी वीडियोस डालूंगा, बट अगर आप खुद से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। अब एडिशनल लर्निंग के सेशंस ग्राफी पे लाइव है, anshmehra.graphy.com पे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सीखना है, एक नेक्स्ट स्टेप सीखना है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस है, लिमिटेड सेशंस है। तो चाहे इंटरफेस डिजाइन हो, चाहे नोशन के ऊपर हो, मैं नोशन का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं अपने नोशन पे डॉक्यूमेंट कैसे करता हूँ चीजों को, मैं सीखता कैसे हूँ, मैं अपने गोल्स कैसे डॉक्यूमेंट करता हूँ, उस पे एक सेशन है। फिर एक सेशन है ऑन लर्निंग फास्ट एंड अर्निंग मोर, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि आप स्किल्स जल्दी कैसे सीख सकते हो और उनको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। फिर एक सेशन है ऑन हाउ टू गेट अ डिजाइन जॉब दैट पेज यू वेल, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर एक और सोशल मीडिया कैराउजल्स के ऊपर सेशन है, जहाँ पे मैं अपना पूरा फिग्मा सिस्टम, अपने सारे इक्विपमेंट को डिस्कस करता हूँ। फिर एक 4 सेशंस का कोर्स है, which is basically a discussion on my notes that I make on Notion from my favorite books, from my favorite movies, from favorite podcasts. बहुत deep session है, not related to design, but related to life itself. तो ये सारे sessions का access आपको anshmehra.graphy.com पे मिल जाएगा, और एक बार ही जब आप ये sessions लेते हो तो आप पे unlimited replays होते हैं। Apart from that, I hope कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो make sure कि आप इस वीडियो को like करो, अपने कमेंट जरूर डालो, और सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब रहोगे तो आपको सारे सेशंस का अपडेट मिलता रहेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर आपको मन करे तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे अकाउंट का नाम है anshmehra.work एंड ट्विटर पे I'm anshmehra with 3 A's at the end. With that being said, मैं आपसे अगले सेशन में जल्द से जल्द मिलता हूँ, एंड हैव फन गाइस, टेक केयर। दिस इज अंश मेहरा साइनिंग आउट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली यूएक्स डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।